कितनी धाराएं हैं और अनुसूची शामिल की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना सौ ऐसा सिंपल सा प्रश्न आएगा और आप क्या कर देते हो, घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, मास्टर लागण खातर घबराने की जरूरत को नहीं। उत्तर आएगा 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अध्याय, 38 धाराएं, एक अनुसूची। 7 अध्यायों के नाम क्या है, कौन से अध्याय में कितने नंबर की धाराएं हैं, वो जरूर याद रखना, पहली बात। ठीक है, चलो। शिक्षा किस सूची का विषय है? मान लो पूरा आरटी 2009 पढ़ गया, अगर प्रश्न आ जाए शिक्षा किस सूची का विषय है, तो क्या बताओगे? शिक्षा समवर्ती सूची में। कब आई? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आ गए। पहले ये राज्य सूची में था, अब टेक दिया इसको समवर्ती सूची के। ओके। आरटीई 2009 में कौन सा अध्याय सबसे छोटा है? अब सबसे बड़ा तो 4 नंबर है, सबसे बड़ा अध्याय तो 4 है। अच्छा छोटा बताओ, सबसे छोटा। हाँ सबसे बड़ा अध्याय 4 है, सही है। 44 कौन 4 है? सबसे छोटा कौन से? एक को सबू छोटो हुआ है, एक को सबू छोटो हुआ है, अध्याय 1। अच्छा इसमें धाराएं कहां से कहां तक आती है, पता है आपको? अध्याय 1 में धाराएं कहां से कहां तक आती है? 1 और 2, धारा 1 और 2 अध्याय 1 में आती है। सारों छोटो है वो, सारों छोटो। ठीक है, इस अध्याय धारा 1 के अंदर क्या आता है? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। नाम जैसे इसका नाम क्या है? आरटीई का नाम निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, इसका नाम प्रारंभ बालक होता है और है वो सारे। ठीक है, और धारा 2 में है परिभाषा, यानी इसकी परिभाषा समझ लो शब्दावली। शब्दावली का मतलब जैसे बालक की चीज है, संरक्षक क्या होता है, समुचित सरकार क्या होती है, वो सारी चीज इसके अंदर है, सारी चीजें इसके अंदर। ओके ठीक है, बाकी पढ़ लो, टॉपिक पढ़ा करो, फिर आपको समझ में आ जाए। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लेख किस धारा में? हाँ राज्यपाल सिंह 38 धारा थी, एक 39 संशोधन हो गया, आगे बताऊंगा। 39 संशोधन हो गया, एक 39 में बन गई, वो भी बताऊंगा आगे क्या है। फिलहाल मूल के अंदर क्या थी वो याद रखनी है, 39 के चक्कर में मत आना, मूल में क्या थी वो याद रखिए। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लेख किस धारा के अंदर है? अब प्रश्न ऐसा आ जाएगा, अभी पढ़ के आए तो किस धारा के अंदर है? धारा 1 के अंदर। संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये नाम है, ये धारा 1 में है, अध्याय 1 धारा 1, ऐसे याद रखना। ठीक है, आरटी 2009 के अध्याय 1 की धारा 2 में शब्दावली का उल्लेख है, इनमें सत्य कथन बताओ। इनमें क्या बताना है? सत्य कथन बताओ। धारा 2.1 में बालक का उल्लेख है क्या? धारा 2.1 में बालक का उल्लेख है। धारा 2.4 में समुचित सरकार है। धारा 2.5 में स्थानीय प्राधिकारी है। धारा 2.6 में प्रारंभिक शिक्षा है। तो इसमें से सत्य है धारा 2.6। प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की, 6 से 14 वर्ष तक क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा होती है। ठीक है, हाँ। अब बात करो धारा 2.1 में क्या है? धारा 2.1 में है समुचित सरकार। अब समुचित सरकार क्या हुआ? क्या गुरुजी थे वो सरकार, सरकार का सरकार था साड़ी अपनी है। सरकार में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संघ सरकार, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय बन गया। अच्छा धारा 2.4 में क्या है? इसमें है प्रति व्यक्ति फीस। जो फीस होती है ना, माने विद्यालय में फिक्स है फीस सरकार की, और उसके अलावा फीस नहीं ली जा सकती, वो है। धारा 2.5 में क्या है? धारा 2.5 में, धारा 2.5 में स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, समुचित सरकार। हाँ समुचित सरकार। ठीक है, धारा 2.5 में है जो दुर्लभ वर्ग का जो बालक होता है वो है। पूरी पढ़ना, इसमें 2 नंबर धारा 2 है ना, उसमें सारे ये बालक और इनका उल्लेख है। अच्छा बालक का उल्लेख इसमें
धारा 2 की 3 में कि बालक किसको कहेंगे, है ना, 6 से 14 वर्ष का बच्चा है 1 से 8 तक। सर 8 माह प्रश्न दोबारा देखना, 8 मुँह तो आए को नहीं, 8 मुँह तो ठीक आ गयो। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार धारा 1 है। हाँ, धारा 5 में किसका उल्लेख है, धारा 5 में टीसी का, टीसी तो आगे आएगा। ओके, वो अध्याय है। चलो अगले, आरटी 2009 के अध्याय 1 की धारा 2 में शब्दावली का उल्लेख है, इसमें सत्य कथन बताओ। एक फिर आ गया प्रश्न। हाँ, प्रति व्यक्ति फीस दर। देखो, आरटी 2009 के अध्याय 1 की धारा 2 में शब्दावली का उल्लेख है, इसमें सत्य कथन बताओ। तो इसमें सत्य कौन सा है, धारा 2(6) प्रारंभिक शिक्षा। धारा 2(6) में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक होती है, 1 से 8 तक की कक्षा प्रारंभिक शिक्षा होती है। अब इसमें क्या होता है, 1 से 5वीं को होता है प्राथमिक, 1 से 5 तक तो होता है प्राथमिक, और 6 से 8 होता है उच्च प्राथमिक। क्या होता है, उच्च प्राथमिक, याद रखियो। ठीक है, फिर 8 से 10 होगा माध्यमिक, और 11-12 सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक, ये ध्यान रख। तो सत्य कथन बताना है, बाकी ये धारा मैंने बता दी। अगला, आरटीई 2009 के अध्याय 2 में कितनी धाराओं का उल्लेख। अब अध्याय नंबर 2 आ गया, एक को पता लग गया था ना, एक में शब्दावली, परिभाषा, नामकरण और सार्वभौमिक है। तो देखो, अध्याय 2 के अंदर 3 धारा है, कौन कौन सी, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 3, 4, 5 इसके। आरटी 2009 के अध्याय 2 में कितनी धाराओं का उल्लेख है, 3 धाराओं का। कितनी, 3। ओके, हाँ वेरी गुड। अब आगे प्रश्न आएगा, आरटी 2009 की किस धारा में 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। किस धारा में 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क पढ़ाना और अनिवार्य पढ़ाना ही पढ़ाना है, शिक्षा का अधिकार है। अब ये बातें आपके समझ में नहीं आ रही, जब आप टीचर लग जाओगे ना L1 L2 के, तो ये आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएगी, सारी चुंदी खुल जाएगी थारी, ये दिमाग है ना ये खुल जाएगा कि क्या है 6 से 14 वर्ष, आपको पता लग जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, धारा 3। ठीक है, अध्याय 2 की धारा 3 के अंदर यह है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और 6 से 14 बच्चों 1/8वीं पास कर जाए, 1 से 8 वर्ष पास, यह याद रखें। आरटी 2009 की किस धारा में टीसी का प्रावधान है। ये देखो, टीसी तुरंत प्रभाव से कह दिया, अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना, हम वहां पढ़ेंगे, या कहीं कैसे जाना चाहता है तो टीसी देनी पड़ेगी। टीसी वाली अर्जी लिखी नहीं, ट्रांसफर वाली, क्या मुझे, मेरे पिताजी वहां जा रहे हैं, मुझे कृपया करके टीसी देने का आग्रह करें, टीसी दे दी है थारी। तो किस में, धारा 5 में, धारा 5 अध्याय 2 धारा 5 में टीसी देनी पड़ेगी तुरंत प्रभाव से। आ लो जी, आ थारी टीसी, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, कहीं जाके वो बस पढ़ना चाहिए, उसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, मान लो इसी प्रकार की व्यवस्था है। ओके, आरटी 2009 धारा 6 से 11 का उल्लेख किस अध्याय के अंदर है। अब देखो, अध्याय नंबर 1 में 1 और 2, अध्याय नंबर 2 में 3 चौको 5, अब आ गयो 6 7 8 9 11, 6 से 11 का उल्लेख किस अध्याय में है। सीधी सी बात, अध्याय 3 में। गोटा लगा लो, सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, गलत मत कर देना। 6 से 11 का उल्लेख किस अध्याय में, अध्याय 3। ओके, किस धारा के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी में उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आपकी प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी, 3 से 6 वर्ष के बच्चे वहां जाएंगे, उसके बाद में उनका नाम प्राइमरी में होगा। तो धारा 11 में, धारा 11 अध्याय कौन सा आ गया, 3 अध्याय आ गया। इसका मतलब क्या होता है, विद्यालय पूर्व शिक्षा। विद्यालय में जाएगा पहली क्लास में, उससे पहले आंगनवाड़ी में जाएगा, भाई आवे नहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर टिंगरना चगे ले जाए, फिर बड़ा कुरकुरा खुआवे, अब खिलौना खिलावे वहां। अब सरकार क्या करेगी, इसके अंदर संस्कृत और पढ़ाएगी। अब सरकार जल्दी संस्कृत और स्टार्ट करने जा रही है, तो तैयार रहना। यहाँ वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेचारी घरों चक चगे ले जाए, फिर बान छोड़ गया हुआ है। अब है धारा 11 अध्याय 3 के अंदर। ठीक है, अँ टकू टकू चगे चाला है, बस यहाँ याद रखो,
टमक 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 करती आवे, टमक टमक करती मान छोड़े, कहीं जावे को नहीं, कहीं आवे को नहीं। ठीक है, एक को एक है, बस याद रखियो। दो टांगा पर आवे बे बेचारी, अरे लेके उठ जा, चाला तो सारी दो टांगा पर है, पर टावरा ले जाना सब खतरनाक काम है। ठीक है, हाँ। असत्य कथन बताओ, असत्य कथन बताओ। हाँ खेलने जाएंगे और क्या करेंगे, इनको खेलना ही है। देखो धारा 8 समुचित सरकार के दायित्व, धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, धारा 10 माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। तो उत्तर आ जाएगा सारा इसे। अच्छा अध्याय कौन सा ये, अध्याय 3। समुचित सरकार मैंने बता दिया, केंद्र भी, राज्य, संघ। ठीक है। अच्छा स्थानीय प्राधिकारी, इस स्कूल के आसपास का कोई वार्ड पंच है, या नगर में है तो पार्षद है, इस तरह की। ठीक है, वो सारे स्थानीय प्राधिकारी के। और धारा 10 में क्या भी माता पिता संरक्षण का कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजो, लगाओ स्कूल में, जो कहीं भी हो आप, व्यवस्था सरकार करेगी। और ग्रेड 3 के लिए एसएसटी के L2 में एसएसटी के मॉडल पेपर उपलब्ध है, 10 मॉडल पेपर है, एक सॉल्वेड पेपर है, जरूर करना, बाजार में उपलब्ध है, या नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑर्डर कर लो, या 80 580 22 001 पे संपर्क करके और ये व्हाट्सअप करके ले सकते हो। और ये L1 वाले, एक मॉडल पेपर है और 14, एक सॉल्वेड पेपर है, 14 मॉडल पेपर है, 15। अभ्यास कर लेना, बहुत तैयारी करी है आपने, RT 2009 कितनी बार खंगाल दिया, लेकिन फिर प्रश्न गलत कर रहे हो। अभ्यास चाहिए, इन मॉडल पेपरों को काटो टिका आगे खूब। ठीक है, हाँ आज रावण तो गयो, रावण तो गयो आज, अब दीपावली आज ही, राम घरे आने ला रहे, रावण मार गए, राम घरे आने ला रहे, आप तैयारी करो, जनवरी में पेपर आने ला रहे, है नहीं। धारा 7 के तहत केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय खर्च अनुपात कितना है। धारा 7 ये कहती है, क्योंकि समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है ना, तो जरूरी है भाई, है नहीं। हाँ चलो भाई, तो कितना है 60-40 का। धारा 7 के तहत केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय खर्च 60-40। धारा 7 के तहत अनिल बोरदाई कमेटी के अनुसार अगर पूछ ले तो केंद्र और सरकार का वित्तीय हिस्सा कितना है। धारा 7 के तहत अगर अनिल बोरदाई कमेटी है, उसके अनुसार केंद्र और राज्य का वित्त का हिस्सा है 68-32, यानी केंद्र का 68, राज्य का 32, वो भी याद रखियो। ठीक है, हाँ पहाड़ों पुड़ों में 90-10 ही होता है, सारी चीजें याद रखियो। पहाड़ा पर कौन चढ़ा है तो बहुत तो खुल लगे, जोर लगे तो केंद्र लगा, मैं आप ही दे देंगे, झंडो गाड़ दे। किस धारा के प्रावधानों को पूरा करने हेतु शैक्षणिक के स्तर के अंतर को कम करने हेतु ब्लॉक खंड स्तर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स का आयोजन करवाया जाएगा। हाँ बिल्कुल होता ही है कि कोई बच्चा है, मान लो अपने क्या है सिस्टम, ये होता है कि जितने साल का बच्चा है उस क्लास में लगाना पड़ता है। अब उस बच्चे को मान लो कोई बच्चा सीधा ही पहले पढ़ा नहीं है, और कोई उम्र जैसे 6 साल का है तो पहली में लग जाता है, मान लो वो 10 साल का आ गया तो वो आगे क्लास में लगेगा, चौथी 5वीं 6वीं में लगा देगा। अब उसको पीछे वाला कहेगा कोई को नहीं आवा, तो पे खातर के कराई जाएगा, 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ये धारा कौन सी में प्रावधान है, धारा अध्याय तो है 2, ठीक है, 2 धारा 4 में। इसमें क्या होता है, आयु आधारित प्रवेश होता है, आयु आधारित प्रवेश होता है, आयु आधारित प्रवेश होता है। मान लो कक्षा 6 में है, आजकल तो क्या होता है कि लगभग मान के चलो आप 5 या 6 साल पहली क्लास में एडमिशन देना है। अगर वो 7वीं में है तो दूसरी में, अगर वो 8 साल का है तो तीसरी में, अगर वो 9 साल का है तो चौथी में, अगर वो 10 साल वो लड़ता है तो सीधो 5वीं में लगेगा, 11 में है तो 6ठी में, 12 में है तो 7वीं में, 13 है तो वो 8वीं में, ऐसे करके 14 साल की उम्र में, ऐसे करके ठीक है। ऐसे अब ये प्रश्न पूछेंगे, मान लो सीधा ही आ गया, अगर कोई 9 साल का बच्चा है तो उसका एडमिशन होगा चौथी क्लास, ठीक है। अगर वो 12 साल का है 7वीं में, अब उसने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थारकन अगर सीधो 12वीं को आ गया तो फिर 7वीं में लगाना पड़ेगा, और उसको ब्रिज कोर्स करवाना पड़ेगा, कै खेगड़ा सिखाना पड़ेगा, गुणा सिखाना पड़ेगा, भाग सिखाने पड़ेंगे, सब कुछ सिखाना पड़ेगा।
जरूरी नहीं है कि आपके पास सीधा बच्चा पहली क्लास वाला या ये 5 या 6 में आ जाए, नहीं आएगा। आ गया तो पहली में लगा दिया। अगर आपके पास आपकी कंडीशन बहुत आएगी। एक बच्चा आएगा आपके पास का उम्र कितनी है, 10 साल है, बोले 5वीं में लगाना पड़ेगा, उसको कुछ ही नहीं आता है, उसको किताब पढ़नी नहीं आती है। उसको अगर कह दें कि ये क्या है, जय झंडा, यानी वो झालर है, जय झंडा, वो कहेगा जय झालर, आपको जय झंडा सिखाना है। ठीक है, आ चीज ध्यान रखनी। आज 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आपको करना पड़ेगा इस। हाँ, ओके। अगला, धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार 8 वर्ष का बालक किस कक्षा में बिठाया जाएगा? ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत आसान है, गलत ना कर दियो बस, तभी कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, बस गलत नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग सेट करना। ऐसा समझ लो मास्टर ला गया था। धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार 8 वर्ष का बालक किस कक्षा में बिठाया जाएगा? अब 8 साल को 3 कक्षा में बिठाया जाए, ये उसको कुछ ही नहीं आता है, कुछ ही नहीं आता है। आप ऐसे नहीं कहोगे अभिभावकों को, कहीं दुखी क्या कबूतरी को मैं कौन लगाऊं, लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, लालच देना ही पड़ेगा उसको। विद्यालय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस अध्याय में उल्लेखित है? ठीक है, विद्यालय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व भी है। अब शिक्षक के उत्तरदायित्व है तो किस में है? अध्याय 4 में। अब शिक्षकों के उत्तरदायित्व समझते ही हो आप कि भाई टाइम से स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सरकार के भी काम करने पड़ेंगे, बच्चों को जो सरकार के निर्देश है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आरटी 2009 अध्याय 4 में किन धाराओं का उल्लेख? अब पहली में आ गए, दूसरी में आ गए, तीसरी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय नंबर 1 बात, सबसे बड़ा अध्याय इसमें आएगा 12 से 28। मालपत्तो सारो अठी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 तक, ढंग से 4 तक बढ़ लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 से 28, सब बड़ी, सबसे बड़ा अध्याय 12 से 28। ठीक है, अब देखो आरटी 2009 का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? वो है चौथा, 12 से 28, चौथा 12 से 28, ऐसे याद है। किस धारा में निजी विद्यालय के लिए कक्षा 1 से 25 तक सीटें आरक्षित है? अब आपने देखा होगा तो ये स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, निजी स्कूल, उनमें भी आरटी के तहत पहली क्लास में बच्चों को क्या है कि निःशुल्क होते हैं। कितने? 25%। कितने भी है उनका 25%। उत्तर क्या आएगा? और वो थोड़ा सा सिस्टम होता है भी, 1 2 ही हो तो फिर होते ही नहीं आजकल, ऐसा होता है। धारा 12 के अंदर, धारा 12 में यह है कि निजी विद्यालयों के लिए कक्षा 1 से 25% सीटें आरक्षित है। और कहाँ तक? 8वीं तक। आरटी 2009 अध्याय 4 की धाराओं के बारे में असत्य कथन बता। इस धारा को अच्छे तरीके से पढ़ना। धारा 14, ठीक है, प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों में मुक्ति, बोले की कौन लेनो, कर दो एडमिशन फटाफट, आधार कार्ड है तो ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, कर दो, लेकिन वैल्यू किसकी है? जन्म प्रमाण पत्र, उसमें जो लिखा है ना वो माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। धारा 15, प्रवेश से इनकार न किया जाना, कर कौन सको, जैसे अभी सरकार ने 30 सितंबर है, आप कभी कर सकते हो, एडमिशन कर दो, कभी कर दो, बच्चा आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। धारा 16, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक न फेल करना, न विद्यालय से निष्कासित करना। अपनी राजस्थान सरकार ने कभी शुरू कर दिया, बोले कर दो फेल। इस आरटी 2009 में लिखा है कि फेल फूल नहीं करना, बच्चा कभी आए आने दो, स्कूल से जोड़ो। धारा 17, एसएमसी का गठन, ये गलत है। धारा 21 के अंदर है एसएमसी का गठन है, वो धारा 21 में। ठीक है, एसएमसी क्या होती है? एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 9 से 12 में एसडीएमसी होती है, और यहाँ एसएमसी L1 और L2 वालों के लिए इतना ही है। ठीक है, सेकंड ग्रेड आप लागणों को नहीं करा L1 के अंदर। ओके, 17 खतरा, हाँ 17 खतरा, बच्चे को कुछ नहीं कहना, बच्चा टीचर के कंधों पे चढ़ जाए चे, बच्चे को ना धमकाना, मानसिक प्रताड़ना किसी प्रकार की नहीं देनी है, नजारे लेने, बच्चे खुश होना चाहिए। बच्चे ऐसे होगी मुझे स्कूल जाना है, उठते ही मुझे स्कूल जाना है, बच्चे एंजॉय करने चाहिए फुल। ठीक है, हाँ ओके। इस धारा के तहत विद्यालय में शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। आलियो जी, इस धारा के तहत विद्यालय में न तो शारीरिक और न मानसिक, बच्चे को नहीं कहना तेने काम नहीं करके आया तेरी रेल बनेगी, कुत्ता कमीना है, पहले कह देते थे, पहले जब अपने पढ़ते थे ना कह देते थे अरे गधे क्या कर रहा है, अरे कमीने क्या कर रहा है, अरे ठाकुर आना कभी हमें, अब वो बंद हो गए।
कुछ ही नहीं कहना, न तो डंडा न मुर्गा बनाना, न डंडे मारना, न उल्टा लटकाना। पहले कह देते ना, अरे पढ़ के नहीं आया तेरे को मैं उल्टा लटका दूंगा, वो कहानी खत्म हो गई। केस कर दिया टाबर ठंडा के, छोटा छोटा ही सीख गया। एक पंजाबी फिल्म आ रही है, वो अपने बाप के खिलाफ ही केस कर देता है, तो केस कर दिया टाबरा के खिलाफ। वो हाल, मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, सत्र। ठीक है, अगला टाबर कह दियो नहीं गुरुजी मैं आज 2 दिन लेट आज हूँ, हमारा पार्टियों भी आने वाला है, तो थे माननो पड़े भी पार्टियों पे आ गए। ठीक है, बिया तो भैंस भी आवे, और अगर टाबर कह दियो नहीं भी हमारा गुरुजी पार्टियों भी आने वाला है, तो ब्यानो पड़े। ठीक है, ओ याद रख। आरटी आरटीई 2009 के अध्याय 4 के धारा 13 के बारे में सत्य कथन बताओ। धारा 13, इसी धारा 13, चलो बताओ। इसके तहत प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का निर्णय होता ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं देता और कुछ नहीं। अनुवीक्षण प्रक्रिया करने पर प्रथम बार 25,000 रुपए और दूसरी बार 50,000 रुपए जुर्माना, और तीसरी बार रगड़ो। रगड़ो यानी मान्यता रद्द। धारा 13 अधिनियम को निःशुल्क बनाती है। धारा 13 ये कहती है निःशुल्क है सब कुछ, सब कुछ सारे सही है। याद रखना, ये ऐसी चीजें बहुत कम आते हैं, आ जाते हैं नॉर्मल सा पर्सन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 21(1) के तहत, इस 1(1) है, कुछ भी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? एक बार ऐसा प्रश्न आ जाता है तो कुंडी अड़ जाती, फंस जाते हैं, है ना। कल अपने राजस्थान आरटी 2011 पढ़े, राजस्थान में के मालपत्र वो भी पढ़ा। देखो अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य शब्द का अर्थ उचित सरकारें, दाखिले, उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित कर। अब हर बार क्या करता है शिक्षा विभाग, ये कहता है, ऑर्डर देता है, बोले हर साल 10% नामांकन बढ़ना चाहिए। ठीक है, उचित सरकारें, दाखिले बचाना चाहिए, उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित की, ये अनिवार्य है, इसका मतलब ये है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक शिक्षा, ये प्रश्न काफी बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या आ जाती है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब, ठीक है, प्रारंभिक में आयु वर्ग पूछे, आयु वर्ग आ जाता है 6 से 14, 6 से 14 वर्ष, और क्लास पूछे तो कक्षा 1 से 8वीं, कक्षा 1 से 8वीं। देखो L1 वाले कहाँ जाएंगे? 1 से 5 में। L2 वाले कहाँ जाएंगे? 6 से 8 में। अब वो कैसा स्कूल मिल जाए उनको, वो सीट रिकत होगी जो काउंसलिंग में मिलेगी वही मिलेगी, तो ये होता है। ठीक है, आप क्या होता है ग्रामीण स्तर पर होता है पीओ, पीओ से जस्ट ऊपर होगा सीबीओ। ठीक है, वैसे तो बहुत होते हैं, और 3 होता है डीओ। 3 ज्यादातर याद रखना, बाकी तो इसमें अलग अलग होते हैं, अलग अलग एसीबी वगैरह और होते हैं, लेकिन 3 है पीओ। आप L1 में लगोगे, L2 में आपके ऊपर पीओ होगा, प्राइमरी स्तर का, ग्राम पंचायत का। पीओ के ऊपर सीबीओ होता है। पिछली बार L1 में ये प्रश्न आया था कि खंड स्तर का जो होता है वो कौन होता है? खंड का ग्राम का पीओ, खंड का सीबीओ और जिलों का डीओ। और ये प्रश्न गलत करके आ गए, खतरनाक खतरनाक मैंने स्टूडेंट देखे हैं गलत करके आ गए, इतना पढ़े और सीबीओ गलत करके आ गए। खंड का होता है सीबीओ, जिले का डीओ और ग्राम का पीओ प्रिंसिपल होता है, वो याद रखें। ठीक है, का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? तो राजस्थान, अब देखो 11 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। एक तो ये याद रखना। नियम 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। नियमों का नाम, अब ये कह रहा है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ठीक है, अधिसूचना तिथि है 29 मार्च 2011 और राजपत्र में प्रकाशन है 30 मार्च 2011 और लागू है 1 अप्रैल 2011। ये तारीख भाई हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा टफ पेपर बनाने की कोशिश करे, तो अधिसूचना तिथि 29 मार्च, राजपत्र में प्रकाशन 30 मार्च और लागू की तिथि 1 अप्रैल। ठीक है, नियम नंबर 1, अब सोच लो टोटल नियम कितने हैं? 29 नियम है। ठीक है, इसमें अंदर कितने हैं? 10 भाग, कुल 29 नियम, यानी अध्याय 10 भाग 29 है। एक के अंदर क्या लिखा है? एक के अंदर ये लिखा है नियम 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। ओके,
राजस्थान आरटीई 2011 की अधिसूचना कब जारी हुई? एक एक प्रश्न आपके लिए बना के लाया हूं, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़िए और निरंतरता के साथ जुड़ रहे। जितने भी थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी है, L1 L2 वाले, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी भर्ती है, विशेष शिक्षा के पद भी आएंगे और सामान्य के आएंगे, यानी सामान्य और विशेष शिक्षा दोनों के पद आएंगे, इसलिए अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। हाँ, अभी टाइम है। और मॉडल पेपर निकालना ना भूलें, मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालें भाई। जितने भी साथी हैं L1 के और L2 के, L2 में SST, मॉडल पेपर जरूर निकालें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट और मॉडल पेपर आपका अच्छा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको जीके के लिए मैं आपको बताता हूँ, आरबीएससी बुक जरूर पढ़नी है, 6 से 12 वन लाइनर, ज्योग्राफी शामिल है। और आईसीटी की थर्ड ग्रेड की हमारी सूचना प्रौद्योगिकी की बुक उपलब्ध है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये आपको याद रखना है। ओके, हाँ 29 मार्च, ओके सर, सोनिया गुरुआ। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अधिसूचना कब जारी हुई? 29 मार्च 2011 को, 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हुई। हाँ, आंसर भी है, पीछे आंसर है। ठीक है, और इसके अंदर सारी एक खासियत हो रहा है, पीछे ओमार सीट है, अलग से आपको ओमार सीट भी मिलेगी, फ्री में ओमार सीट भी है। जैसे एक मॉडल पेपर कर लिया, उसके पीछे उत्तर है, ताकि आप आसानी हो जाए। राजस्थान आरटीई 2011 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? ठीक है, हाँ आपने मॉडल पेपर की बुक निकाली है क्या सर? हाँ अभिषेक, वही तो कह रहा हूँ, ये दिखा तो दिए रे, फिर भी कमेंट आ गया देखो। ठीक है, तो अध्याय कितने हैं? 10। और धाराएं कितनी हैं? 29। देखो, धाराओं को भाग भी आएगा ज्यादातर, क्योंकि धारा नाम नहीं दिया गया, धारा आरटी 2009 में दिया गया है, तो यहाँ पर भाग कह सकते हो, भाग और धारा एक ही बात है। तो 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, और 7 अध्याय और 38 धाराएं ये किसमें है? आरटी 2009 के अंदर है, आरटीई 2009 के अंदर। ठीक है, 2009 पढ़ोगे तभी 11 समझ में आएगा, ये ध्यान। राजस्थान आरटी 2011 संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुआ? यहां से प्रश्न बहुत सिंपल से आते हैं। तो कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। राजस्थान आरटीई 2011 की भाग 2 के किस नियम में विकास योजना तैयार करने का उल्लेख है? विकास योजना तैयार करने का उल्लेख है, बताइए। राजस्थान आरटीई 2011 का भाग है 2 कि किस नियम में विकास योजना तैयार करने का उल्लेख है? तो इसका उत्तर आएगा धारा 5 के अंदर, इसमें धारा 5 के अंदर इसका उल्लेख। देखो, नियम नंबर 5 क्या कहता है? आप धारा कह दो, नियम कह दो, नियम नंबर 5 ये क्या कहता है? विद्यालय विकास योजना तैयारी समय अधिनियम के अंतर्गत पहली बार गठन के वित्तीय वर्ष के अंत से कम 3 माह पूर्व। अवधि 3 वर्षीय योजना, जिसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होगी। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राकलन। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता। यानी विद्यालय विकास योजना में क्या क्या होगा? एक तो प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन बढ़ाने का, दूसरा कक्षा 1 से 5, 6 से 8 के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता है या नहीं है, जैसे प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक, अंशकालीन शिक्षक, अनुदेशक। कई बार होता है ना स्कूलों के अंदर, कई बार स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा कि कोई पद खाली पड़ा है, साइंस का है, कोई मैथ का है, इंग्लिश का, तो संविदा पे अंशकालीन शिक्षक भी 2-3 महीनों के लिए लगाते हैं, एसएमसी कमेटी ऊपर वगैरह करके लगाते हैं। विद्यालय के लिए अतिरिक्त अवसंरचना और उपकरणों की भौतिक अवस्था किसी प्रकार की जरूरत है तो भामाशाहों का प्रयोग वगैरह करके भी इसे किया जा सकता है। ये विद्यालय विकास योजना होती है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जैसे विशेष प्रशिक्षण हो गया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हो गई, अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय की अन्य जिम्मेदारियां होती है। हस्ताक्षर विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के, यानी एसएमसी जो होती है ना, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा क्या हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखें। और ये मॉडल पेपर मैंने आपको बताए थे, तृतीय श्रेणी अध्यापक एसएसटी के मॉडल पेपर और L1 दोनों के मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध हैं। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का उल्लेख किस धारा के अंदर है? राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का उल्लेख किस धारा के अंदर है? उत्तर आएगा
धारा 1 के अंदर है। अभी पढ़ा था ना नियम 1 जिसको हम कहते हैं, यानी नियम 1 के अंदर ये है जिसमें हमने पढ़ा था संक्षिप्त नाम वगैरह, ये इसको। राजस्थान आरटी 2011 की परिभाषा का उल्लेख किन धाराओं में? तो परिभाषा है वो किस धारा के अंदर? राजस्थान आरटी 2011 की परिभाषा का उल्लेख किसमें है? धारा 2 के अंदर है। ठीक है, नियम 1 में संक्षिप्त नाम वगैरह है और धारा 2 के अंदर क्या है कि परिभाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो देखो नियम 2 परिभाषाएं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो विभागाध्यक्ष होता है वो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का होता है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी होता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे हम कहते हैं निदेशालय, अपना बीकानेर निदेशालय, वह निदेशक होता है। फिर जिले के अंदर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है। कार्यकारी समिति विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन हेतु एक गठित समिति होती है, वो कार्यकारी समिति होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति, अब देखो इसको आप वीएमसी भी लिख सकते हो, एसएमसी, ज्यादातर तो क्या होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, या आप विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी भी लिख सकते हो। अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत गठित है। मतलब बड़ा था आरटी 2009 धारा 21 में एसएमसी का गठन है ना। विद्यालय मानचित्रण, सामाजिक अवरोध और भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का स्थान तय करना, धारा 6 के प्रयोजन हेतु। प्राथमिक विद्यालय क्या होता है? प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय क्या होता है? 1 से 8, 1 से 5, और उच्च प्राथमिक क्या होता है? 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान कर। ये प्रारंभिक शिक्षा हो गई 1 से 8 तक। ठीक है, राजस्थान आरटी 2011 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का प्रावधान है, ये किसके अंदर है? अब उसमें तो हमने पढ़ा अध्याय 4, 2009 में तो अध्याय 4 और 21 नंबर धारा है। यहां राजस्थान आरटी 2011 विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किस अध्याय में? तो अध्याय 2 के अंदर है। इसमें है अध्याय 2 के अंदर है। अब 2009 और इसको ध्यान रखना दोनों, हालांकि आरटी 2011 से सिंपल पर्सन आता है लेकिन फिर भी आप ध्यान। राजस्थान आरटी 2011 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का प्रावधान अध्याय 2 के अंदर। राजस्थान आरटी 2011 भाग 2 की किस नियम में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कृत्य का उल्लेख है? राजस्थान आरटी 2011 भाग 2 की किस नियम में विद्यालय प्रबंधन समिति की जो संरचना है, ढांचा है, उसका उल्लेख इसमें है? धारा 3 भाग 2 की। ठीक है, भाग 2 के नियम 3 के अंदर, इसको धारा या नियम याद रखना, नियम 3 के अंदर है। ठीक है, देखो भाग 2 विद्यालय प्रबंधन समिति नियम 3, इसके अंदर भाग 2 का नियम 3 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कार्य, गठन और पुनर्गठन। प्रत्येक गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में एसएमसी का गठन अनिवार्य है। पुनर्गठन प्रत्येक 2 वर्ष में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार। ठीक है, ये याद रखना। सदस्यता प्रत्येक छात्र के माता पिता या संरक्षक, विद्यालय के कार्यरत सभी अध्यापक, स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति जिसमें विद्यालय स्थित है, ग्राम वार्ड के अन्य निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यकारी समिति का नेतृत्व, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव क्रमशः इसके अध्यक्ष होते हैं एसएमसी के। उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होते हैं। कम से कम हर 3 माह में एक बैठक, याद रखना, यह है कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति और एसएमसी की क्या होती है? एसएमसी की तो क्या होती है? एक बैठक होती है, अमावस वाले दिन होती। ये कार्यकारी समिति कम से कम हर 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए। बैठक का कार्यभार तो निर्णय अभिलेखित और जनता के लिए उपलब्ध है। कार्यकारी समिति की बैठक अमावस्या के दिन होती है। बोर्ड का कलर सही नहीं दिख रहा, बोर्ड तो सही दिख रहा है, बोर्ड का कलर सही नहीं दिख रहा, सही दिख रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, कार्य जिम्मेदारी धारा 21(2) कैसे गए में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त वीएमसी अन्य निर्धारित कार्यों का पालन करेगी। देखो ये स्कूलों में जब आप लग जाओगे ना तब की बात है, इतना पेपर में नहीं आता। ज्ञान की बातें सारी है, आरटी 2009 राजस्थान आरटी 2011, इतनी ज्ञान की बातें आती नहीं है वैसे पेपर, बस लेकिन पता होता है तो पेपर को हम टैकल कर पाते। राजस्थान आरटी 2011 के अध्याय 2 में कितनी धाराओं का उल्लेख? तो अध्याय जो 2 है उसमें कितनी धाराएं? उत्तर आएगा 3। ठीक है, नियम है 3।
3 धाराएं हैं। राजस्थान आरटी 2011 अध्याय 2 के अंदर 3 धाराएं। देखो भाग दो के अंदर उल्लेख किसका है? विद्यालय प्रबंधन समिति का। इसमें नियम 3, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कार्य है। नियम 4 विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति है। और नियम 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। मोटी मोटी बात है, मैनेजमेंट वाला सिस्टम है। एक तो प्रबंधन समिति है, एक विद्यालय प्रबंधन समिति है, कार्यकारी और विद्यालय विकास योजना। तो भाग 2 में 3 नियम है, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। राजस्थान आरटीई 2011 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? हाँ, आज थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसको कल से सेट करवा देंगे, ठीक है। राजस्थान आरटी 2011 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 3 के अंदर किसका उल्लेख है? अब पहले में तो नाम वगैरह हो गया, दूसरे में विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, तीसरे में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अध्याय 3 के अंदर, ठीक है। हाँ, मासिक बुक नहीं है, त्रैमासिक बुक आई अभी। अध्याय 3 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नियम नंबर 6 इसमें अध्याय 3 के अंदर नियम नंबर 6 विशेष प्रशिक्षण की बात होती है। अब विशेष प्रशिक्षण की बात करें तो अभी जो L1 L2 के अंदर जो साथी विशेष शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके पद आएंगे, ये कितने आ जाए, 200 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, दोनों के अंदर आएंगे। बिना आप ये संशय के कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अध्याय 3 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। राजस्थान आरटी 2011 अध्याय 4 की धारा 7 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के कितने किलोमीटर की दूरी में विद्यालय की व्यवस्था का प्रावधान है? देखो, ये जो नियम होते हैं ना, ये सरकारों पर निर्भर करते हैं। जैसे कांग्रेस सरकार 1-1 किलोमीटर पर चलाती है। अभी जो भाजपा सरकार वो क्या करती है कि जहां बच्चे नहीं है वो स्कूल बंद करो, जहां बच्चे नहीं है, 2-4 ही हैं, उनको बंद करो। कंडीशन ऐसी है कि कई कई स्कूलों में 2 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, कई जगह 4 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं, कई जगह कंडीशन ये हुई पड़ी है, ठीक है। कई जगह ऐसे है कि बच्चे ही नहीं है, टीचर हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर, 1 से 5 तक का स्कूल 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए, हर 1 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए। उसी अगर 6 से 8 है तो वो 2 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए, 6 से 8 वाला 2 किलोमीटर स्कूल होना चाहिए। अध्याय 4 क्या कहता है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और दायित्व है। अध्याय 4 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और दायित्व। नियम 7 इसमें क्या कहता है कि आसपास का क्षेत्र और सीमाएं कक्षा 1 से 5 विद्यालय 1 किलोमीटर पैदल दूरी के भीतर स्थापित होगा और कक्षा 6 से 8 विद्यालय 2 किलोमीटर पैदल दूरी के भीतर स्थापित होगा। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा है ना तो सरकार फिर हर एक बच्चे को 10 रुपए देती, एक बच्चे को आने जाने के लिए रोज का 10 रुपए देती है, याद रखना। राजस्थान आरटी 2011 रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में जहां जनघनत्व 150 है वहां 1 से 5 तक विद्यालय में कितने बालक होंगे? अब पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, या हम कह सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, और है पहाड़ी, कई पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो वहां अगर वहां का जनघनत्व 150 का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर 150 लोग रह रहे हैं, तो वहां कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय में कितने बालक होंगे? तो उत्तर आएगा 20। अगर 20 उस क्षेत्र में 20 बालक है तो स्कूल खोल दिया जाएगा। मतलब एक ऐसा एरिया जहां 150 वर्ग किलोमीटर में लोग रह रहे हैं, उसका घनत्व है, और वहां 20 बच्चे हैं 1 से 5 तक के, तो वहां विद्यालय खोल दो, ठीक है, याद रखना। तो 1 से 5 तक सीधी सी बात है। अब जहां तक आएगा उनके बच्चों के लिए, खास करके 6 से 11 ज्यादातर लेते हैं इसके, तो वहां 20 बच्चों पर विद्यालय खोल दिया। कठिन दूरस्थ क्षेत्र न्यूनतम 150 की जनसंख्या और 6 से 11 वर्ष के 20 बालक हो तो कक्षा 1 से 5 का विद्यालय खोला जाएगा। कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में 30 बालक हो तो कक्षा 6 से 8 का विद्यालय। अगर 30 बालक हो जाते हैं वहां तो 8वीं तक स्कूल।
तो 8वीं तक स्कूल हो जाएगा। ये देखो ये शर्तें हैं सरकार की। राजस्थान आरटी 2011 में कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय की व्यवस्था का प्रावधान कि 1 से 5 प्रति 1 किलोमीटर पे स्कूल होगा और 6 से 8 2 किलोमीटर। ठीक है, ये सरकारों की कंडीशन पर काम करती है। फिलहाल बता दें, हाँ, सरकार स्कूल चाहे झोंपड़ी में चले, चाहे वहां मकान टूटे हुआ हो, चाहे किसी वृक्ष के नीचे हो, चाहे लाइट है नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे परफेक्ट चाहिए। अध्याय 4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और दायित्व है। नियम 7 आसपास का क्षेत्र 2 किलोमीटर पैदल यात्रा। राजस्थान आरटी 2011 की किस धारा में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के एक अभिलेखों का रखेगा? ठीक है, अभिलेखों को रखेगा। देखो अभिलेख का मतलब बच्चा स्कूल में आ गया, मैंने कल भी बताया था। केंद्र 3 बता रही, केंद्र नहीं, राजस्थान ये बताइए। ठीक है, तो उत्तर आएगा धारा 7, 8, 9 या 10। तो धारा 9 के अंदर। अब क्या होता है कि बच्चे का अभिलेख रखना जरूरी है सब कुछ। कैसे? अध्याय 4 आपने समझ लिया। नियम नंबर 9 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेख। सर्वेक्षण प्रकार घरेलू सर्वेक्षण, क्षेत्र के सभी बालकों का अभिलेख रखना। जन्म से 14 वर्ष तक जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारी क्षेत्र में एक कार्य करेगा कि उस बच्चे का ये समझ लो लेखा जोखा रखना है कि वो कैसे है, कहाँ पढ़ता है, उसकी स्थिति कैसी है, कौन से स्कूल में वगैरह में जाता है, स्कूल में उसकी कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें इस नियम नंबर 9 के अंदर, अध्याय 4 के नियम नंबर 9 में। राजस्थान आरटीई 2011 के बारे में असत्य बताओ, के बारे में असत्य बताओ। राजस्थान आरटीई 2011 के बारे में असत्य। देखो, भाग 5 विद्यालयों और अध्यापकों का उत्तरदायित्व, भाग 6 अध्यापक, भाग 7 पाठ्य चर्चा व प्रारंभिक शिक्षा और भाग 8 बालक के अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो देखो भाई, भाग 5 में विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है, सही है। भाग 6 में अध्यापक के बारे में है, सही है। भाग 7 पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा, ये सही है। भाग नंबर 8 में शिकायतों का विवरण, शिकायतों का विवरण। ठीक है, किसके लिए? स्पेशल अध्यापकों के, अध्यापक और बालकों की शिकायत, क्योंकि बालकों की भी शिकायत हो सकती है और अध्यापक की भी शिकायत हो सकती है। ये नंबर 8 में देखो, भाग 8 शिकायत निवारण। नियम 23 कहता है कि अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र है और नियम 24 कहता है कि बालकों और माता पिता की शिकायत का निवारण है। इन दोनों में याद, नियम भाग 8 तो शिकायत निवारण करता है और भाग 8 में 2 नियम है, 23 और 24। 23 में अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र है और 24 में बालकों माता पिता की शिकायत का निवारण। ठीक है, ये आपको याद रखना। हाँ, भाग 8 में शिकायत, भाग की शिकायत करनी है, बस याद रखना। भाग 8 में क्या है? शिकायत। ओके। राजस्थान आरटी 2011 अध्याय 5 के धाराओं के बारे में असत्य कथन बताओ। अब अध्याय 5 के अंदर जो धाराएं हैं उनके बारे में असत्य कथन। धारा 10 कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। ठीक है, हाँ। धारा 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, ये भी सही है। हाँ, मॉडल पेपर आ गए हैं ना बाजार में, किस्मत, बाजार में मॉडल पेपर आ चुके हैं। देखो L1 का आ चुका है, L2 का आ चुका है, सारे आ चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे आ चुके हैं, कोई भी हो। आईसीटी की बुक बाजार में उपलब्ध है, नानक क्लासेस की जरूर पढ़ें, भी 5% पक्के हो जाएंगे, जरूर याद रखो। चाहे, ठीक है, आरबीएससी है, ये सारे हैं, अब लाके अभ्यास करो खूब सारा। धारा 15 प्रमाण पत्र प्रदान करना और धारा 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। तो इसका उत्तर सी गलत हो जाए। धारा 15 के अंदर प्रमाण पत्र प्रदान करना नहीं। ठीक है, इसमें मान्यता से संबंधित है, विद्यालय की मान्यता है वापस लेने से संबंधित। 15 देखो, भाग 5 में विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। भाग 5 में विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। नियम 10
अब भाग 5 में 10 से 15 तक की बात होती है, 10 से 15। नियम 10 कहता है कि कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। कमजोर वर्ग है, अब सीधी सी बात है, सरकारी स्कूल में किसको पढ़ाएंगे? जो कमजोर हो करेंगे, जिनको लाभ नहीं मिलता वही पढ़ाते हैं। जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम में लगाते हैं, अच्छे स्कूलों के अंदर लगाते हैं, अच्छे लगते हैं। हम क्या बातें, उनके बच्चे तो पढ़े प्राइवेट स्कूल में और वो चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी लगे। देखो, सरकारी स्कूल में पढ़ाना आपका शौक है या कुछ भी है, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, आपने ठान लिया कि हमें सरकारी स्कूल में लगना है, और आपने ये सोच लिया कि हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने। विडंबना बहुत खतरनाक है, बड़ी गजब है। कमजोर वर्ग अलाभप्रद समूह के बालकों का ही प्रवेश होता है हकीकत में। जो बिल्कुल कमजोर है, कुछ ही नहीं है, खाना पीना ढंग से नहीं, तो वही सरकारी में लगते हैं, बाकियों के बड़े बड़े स्कूल में लगते हैं। और फिर भी क्या है, चाहिए क्या, क्या चाहिए? सरकारी स्कूल में पढ़ाना। क्या हो? नियम 11 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति करती है सरकार, बिल्कुल फ्री पढ़ाती है, सब कुछ किताबें उनको देती है और सब कुछ। नियम 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। अब उस बच्चे की आयु कितनी है वो दस्तावेज तो चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र तो चाहिए, आधार कार्ड तो चाहिए, ज्यादातर जन्म प्रमाण पत्र चलता है कि वो बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है। नियम 13 प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। मेरा बच्चा अभी पढ़ने वाला नहीं हुआ है, जिस दिन पढ़ेगा मैं उसको साथ ले जाके सरकारी में पढ़ाऊंगा। कभी ट्राई करके देख लेना, कभी भी आ जाना कि ये बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये सरकारी में पढ़ेगा। ठीक है, आज ही बता देता हूँ, मेरा बच्चा जिस दिन पढ़ने लग जाएगा, अभी 1 साल का हुआ है, वो मेरे साथ ही जाएगा, मेरे साथ ही सरकारी में पढ़े। नियम 14 विद्यालयों को मान्यता। नियम 15 विद्यालयों की मान्यता वापस लेना। अगर उल्लंघन करेंगे स्कूल, ठीक है, उन विद्यालयों को मान्यता। शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई? अब अंदाजा लगा लो आप कि 1968 और फिर 1986 के बाद कितने साल हो जाते हैं? ये साल हो जाते हैं 34 साल। कितने साल बाद आई? 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति है। और अभी जो काम चल रहा है, चाहे अपने राजस्थान के अंदर हो चाहे कोई भी हो, जैसे अभी परख अभियान चल रहा है, मसरा अभियान चल रहा है, जितने भी चल रहे हैं प्रखर अभियान वगैरह, वो सब नई शिक्षा नीति को। देखो, पहली शिक्षा नीति 1968 में, जो 1968 के अंदर पहली शिक्षा नीति आई थी, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वो किसकी सिफारिश पर थी? कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिश पर आधारित। सीधा प्रश्न आता है, बोले कोठारी आयोग कब लगा? 1964 से 66, इसकी सिफारिश थी, और पहली नई शिक्षा नीति आ गई 68। दूसरी शिक्षा नीति 1986 को आई थी, तो इसे 1992 में संशोधित किया गया था, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी नीति होती है, जब जब जरूरत पड़ती है उसको संशोधित किया जा सकता है। तीसरी और नवीन शिक्षा नीति 2020 में 1986 की नीति को प्रतिस्थापित कर, और 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा। अब आपके प्रश्न क्या आएगा कि जो 2020 में नीति आई है उसने किसका स्थान लिया? पहली शिक्षा नीति कब आई? नॉर्मल प्रश्न आएगा, लेकिन हमें पता है तो सही है, अगर नहीं पता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा है वो, है ना। नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को हो गई थी। जब घोषणा की गई उस समय हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। सबसे बड़ी बात बता देता हूं, उस समय शिक्षा मंत्री का नाम नहीं था पद, नाम था मानव संसाधन विकास मंत्री। जैसे ही ये शिक्षा नीति आई, इस नाम को चेंज कर दिया गया और नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्री। क्या कर दिया गया? इसकी जगह मानव संसाधन विकास मंत्री की जगह नाम कर दिया शिक्षा मंत्री। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जब शिक्षा नीति ये जारी की गई थी उस समय डॉक्टर रमेश पोखरियाल थे। आपसे पूछे जब आरटी 2009 लगा था उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? कपिल सिब्बल। ठीक है, ओके। इस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। अब अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सही कर दोगे, फिर आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस ऐसा प्रश्न पेपर में आना है, ऐसा प्रश्न आना है, बाकी कोई आए ना आए। या तो बिल्कुल सिंपल सा क्या आएगा, कौन सी? 5+3+3+5 +3+3+4।
याद रखिए, ठीक है। 5 3 3 4 ये चलेगा। ओके, अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले 3 से 6 वर्ष है जो आंगनवाड़ी में होता है, जिसको हम कहते हैं प्री प्राइमरी, को हम क्या कहते हैं, प्री प्राइमरी कहते हैं, आंगनवाड़ी कहते हैं, बाल वाटिका बनेगी, ठीक है, बाल वाटिका। फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज 3 से 6 वर्ष, ठीक है। आंगनवाड़ी स्तर की शिक्षा है, क्या है, आंगनवाड़ी स्तर की शिक्षा है, फाउंडेशन स्टेज। फिर 6 से 8 वर्ष है, वो है कक्षा 1 से 2 तक की शिक्षा। और आपको पता है अभी सरकार क्या कर रही है कि आंगनवाड़ी से लेकर 2 तक एक इकट्ठा कर देगी सिस्टम। फिर प्री पेरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है, कक्षा 3 से 5। मिडिल स्टेज कक्षा 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाएगी। और सेकेंडरी स्टेज होगी 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक की। अब ये याद रखना, ये 5 साल, ये 3 साल, ये हो जाएगी दोनों 5 साल, ये 5 साल, ये 3 साल, ये भी 3 साल की, और ये 4 साल। ये होगा कैसे होगा, 3 से लेकर 8 वर्ष ये होगा एक, यानी कक्षा आंगनवाड़ी से लेकर 1 से 2 तक 5 साल इसमें लगाने हैं। फिर 3 साल किस में लगाने हैं, तीसरी चौथी और पांचवी के अंदर। फिर 3 साल फिर किस में लगाने हैं, छठी सातवीं आठवीं के अंदर। और फिर 4 साल किस में लगाने हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक। ये फिलहाल चलेगा 5 3 3 4, ये स्टेज चलेगी। अब पहली दूसरी तक फाउंडेशन स्टेज होगी, प्री प्रेपरेटरी स्टेज होगी 3 से 5वीं तक, जिसको हम प्राथमिक स्कूल कहते हैं। मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 तक, उच्च प्राथमिक स्कूल जिसको कहते हैं। और सेकेंडरी स्टेज जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी बार बार आप प्रमोशन करते हो और करते हो। अब कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि भाई बुक कौन सी है। अभी नानक क्लासेज की है, आईसीटी की बुक बाजार में उपलब्ध है, आईसीटी की है। और मॉडल पेपर उपलब्ध है L1 L2 का, L1 है L2 दोनों के मॉडल पेपर भाई उपलब्ध है। मैं आपको बता देता हूँ, L1 के भी है, L2 के SST की, तो इसको आप बाजार से लेकर और पढ़ सकते। ओके, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी, ये बहुत। हाँ, एनटीटी कोर्स 2026 वाला है ना, उसमें यही तो है। एनटीटी कोर्स यहाँ काम आएगा, ये है एनटीटी कोर्स के लिए। जो कई कहते हैं ना एनटीटी कोर्स, वो है ये एनटीटी कोर्स। यहाँ तक यहाँ लगाएंगे टीचर उनको। तो मातृभाषा स्थानीय भाषा, यानी जो बच्चे की माता घर की जो भाषा है ना, उसमें सिखाना सबसे बड़ा फोकस। मान लो अब मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो मैं जरूरी नहीं कि मैं हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग करूँ। मैं आज यहाँ हमारी भाषा प्रयोग करा नहीं, मैं स्कूल में जाके सीधो ही कहूँगा आओ बच्चों आज आप के पढ़ना है, वो बच्चों भी सामू ये बागड़ी बोला। अभी तो सरकार एक काम और कर रही है, सरकार अंग्रेजी को मातृभाषा में ला रही है। बोले फुट माने क्या होता है, पैर, लेकिन सरकार कह रही है आपको बताना लात होती है, टांगा होती है, टांगा, टांगे, ऐसे पढ़ाना है। अब ऐसे टिक माने गाल, अब जो भाषा यूज करते हैं ना मातृभाषा, वो उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब आने वाले समय में अंग्रेजी को भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखना, इतनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। अब याद रखना, हाँ ऐसे पढ़ाए जाएंगे, जैसे आएगा मस्त सिर होता है ना, सिर को सिर नहीं कहा जाएगा, माथो, ठीक है, माथो यहाँ। इतनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया, यानी आरटीई के अंदर रखा गया है। अब आएगा 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग, ये लो जी। तो 6 से 14 था ना, अब ये वो आ गया 5 + 3 + 3 + 4, यहां तक चला जाएगा ये 3 से 18 वर्ष। अब कंफ्यूज मत होना तो गुरुजी 6 + 14 को के समान है, 3 + 18, 3 + 18 वो काम हुआ गो 5 + 3 + साल, क्योंकि इतने जब 12वीं मानी। अब सोच लो सारे कि जब 12वीं में थे आप कौन सी क्लास में थे, कितने साल के थे,
आप पहले अंदाजा लगाओ कि जब आप 11वीं 12वीं में थे कितने साल के थे। सोचो, बताओ फटाफट, सोच कर सोचो क्या बताओ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न आ रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी प्रश्न आ गया, पिछले शायद थर्ड ग्रेड के अंदर भी प्रश्न आ गया। ठीक है, उत्तर आएगा 2030 तक। क्या लिखा है, एनईपी 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य है। आपको पता है विद्यालयों के अंदर हर साल नामांकन कभी घटता है, कहीं बढ़ता है, कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है। कई स्कूलों में क्यों 12वीं क्लास जाती है, 10वीं क्लास बोर्ड की जाती है, 5वीं जाती है, 8वीं, तो नामांकन घटता है। तो उसको हर साल 10% का टारगेट बना के सही लेके आना है 2030 तक। वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% पहुंचा। ध्यान रखना, स्कूलों में 2030 तक, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% पहुंचाना है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। 2030 तक स्कूलों के अंदर 100%, उच्च शिक्षा जो कॉलेज वाली शिक्षा होती है आपकी, उसमें 2035 तक 50% लाना है। शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक सार्वजनिक खर्च का लक्ष्य है। आपसे पेपर में आ जाए एनईपी में शिक्षा में कितना परसेंट जीडीपी खर्च किया है, 6%। ये भी याद रखना, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका। गुरुजी स्पेशल बीएसटीसी में भाई ये समझ लो कि जितनी भर्ती आएगी उसका 10 या 15% आएगा। जितनी भर्ती आएगी उसका 10% आएगा, सोच लो। अब सीधी सी दिमाग है, या तो 10 आएगा या 15%, उससे ज्यादा नहीं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य है। ये लो जी, 12वीं में 18 की थी ना, हाँ। भी मान लो औसतन जब आपने कक्षा 12 पास की थी ना, आप 18 वर्ष के थे। मामला सेट बैठता है कि नहीं है, मामला गड़बड़ तो नहीं है, मामला सेट बैठता है। उत्तर आएगा 6%। ये डबल है अभी, ठीक है ऑप्शन 6%। कितना, जीडीपी का 6%। ओके, देखो शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना है, और शिक्षा भी व्यावसायिक शिक्षा होगी। नॉर्वे में 20% जीडीपी खर्च करें। नॉर्वे में फिर वो पढ़ने वाली हैं, नॉर्वे में जनसंख्या नहीं है अभी। हम दूसरे देशों की तुलना नहीं कर सकते हमारे देश से। हमारा देश महान है, बाकी देश महान थोड़ी है। हमारे देश में जनसंख्या देखो कितनी है, हमारा लोकतंत्र कितना बड़ा है, फिर भी देखो लोकतंत्र कायम है और शिक्षा फिर भी चल रही है, चाहे कागज हम चालो चल है। ठीक है, क्योंकि हम खुद करने वाले हैं। हम इधर उधर करते रहते हैं, पेपर मिल जाए तो ठीक है, अच्छा मेरे को एमए करा दोगे, घर बैठे मुझे एमए करनी है, घर बैठे मुझे बीए करनी है, घर बैठे मुझे नेट करनी है, घर बैठे मुझे डॉक्टर की उपाधि देनी है। हम खुद जिम्मेदार हैं इसके, हम खुद करते हैं ऐसा। हाँ, भारत सरकार ने शिक्षा में जीडीपी का 6% निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकता है, जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात, दोनों याद रखना भी अच्छे तरीके से। 2035 वर्तमान इतना है 26.3 में, लक्ष्य है 50%। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% बढ़। सच छुपाया नहीं जा सकता, हकीकत है। हम पिछड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी गलतियां हैं। अब बीएसटीसी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, कभी कॉलेज जाके देखा आपने, जाते नहीं हो। फिर आपकी टिप्पी लगती है स्कूलों के अंदर, वहां फिर नहीं जाते हो आप, तो फिर आपको शिक्षा आएगी कहां से। नहीं तो आप कॉलेज गए, नहीं आप स्कूल में जो टिप्पी लगती है महीने की 3 महीने की वहां गए, फिर आप जब नौकरी लग जाओगे तो आपको स्कूल फिर पसंद नहीं आएगा, तो भाई क्या करो, कहाँ से शिक्षा आएगी। नाम मत लेना शिक्षा। ये देखो फिर मारबर का तृतीय श्रेणी अध्यापक टेस्ट सीरीज ले गया हुआ, फिर थे को गुरुजी टेस्ट सीरीज समझ में कौन है, इतना औखा प्रश्न समझ नहीं पड़ती थे, खड़ी गया ही कौन, ना बीए में गए ना 12वीं तक गए, उसके बाद में कहीं गए ही नहीं। और कईयों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो ही नहीं करेंगे। अब मैंने मॉडल पेपर दिखा दिए, ला के रख लेंगे, दो तीन मॉडल पेपर करेंगे, बाद में करेंगे नहीं। या एक पेपर को 6 दिन से करेंगे, पूरा करेंगे नहीं, बीच में ही फोन आ गयो, बीच में मैसेज आ गयो और करना आ गया। अब ये टेस्ट सीरीज है, L1 की, L2 की, SST की ले ली, 2-3 टेस्ट किए, उसके बाद में किए नहीं। ये तो हाल है। ये देखो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से किस वर्ष से जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर कहते गुरुजी माने तो समझ में कौन है, ये समझ में कटी गए कौन। ECCE याद रख लेना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, किस वर्ष से शुरू की।
3 सालों में शुरू होगी, वो तो याद रखोगा 3 साल। केंग टिंगर जानता हो सितारा टिंगर, है नी? यदि याद है केंग तो। पाठ्य चर्चा ढांचा एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा, एक तो याद रखना एनसीईआरटी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बताओ। एनसीईआरटी की स्थापना एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा व शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क है, एनसीएफ। ये देखो एनसीएफ, एनसीएफ 2005 में आया था, पता होगा। एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा व शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क, ठीक है। एनसीआर, इसके हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। जैसे सेंटर में एनसीईआरटी है ना, वैसे अपने भारत राजस्थान के अंदर क्या है, एसआईईआरटी सर्ट है, जो कहाँ पे है, उदयपुर में, ठीक है। RSCERT जिसको हम कहते हैं, ये याद रखना। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अरे अजमेर क्यों दे रहे हो, एनसीईआरटी दिल्ली के अंदर है, अपने नहीं कहते। एनसीईआरटी की बुक है और आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी ये छापता है और एनसीईआरटी ये माध्यमिक शिक्षा, तो ठीक है। इसके दो उप उप फ्रेमवर्क होंगे, 0 से 3 वर्ष देखभाल और संवेदनात्मक विकास पर केंद्रित, 3 से 8 वर्ष पूर्व विद्यालय शिक्षा से कक्षा 2 तक की स्कूल शिक्षा पर केंद्रित होगी। ये 5 साल है, ठीक है, याद रखना। हाँ हाँ, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी। एनईपी 2020 दिव्यांगजनों के लिए कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान है। दिव्यांग है ना, दिव्यांग को एक तो 18 साल तक फ्री में शिक्षा है, दूसरी ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान है 8 क्षेत्रीय भाषा। कितनी, 8 क्षेत्रीय। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में वर्ष 2025 तक बुनियादी शिक्षा को अपनाते हुए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना रखने का, ये बार बार प्रश्न आता है आपके, पिछले L1 के अंदर भी प्रश्न आया था, फिर गलत करके आ जाते हैं। अब देखो ये मसौदा क्या है, ये पिछले L1 के अंदर भी आया था और कई गट्टी गोल खा गए तो बहुत गलत कर आए थे, मैंने देखा था। 30:1 है, याद रखियो, 30:1 है। ढंग से पढ़ लेना इस प्रश्न को। ओके, अध्याय 2 ये कहता है कि बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान FLN, जब आप टीचर लग जाओगे तो आपका प्रशिक्षण होगा FLN का, साल के अंदर 2-3 बार होता है। ये FLN है ना, इसका पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये FLN की आपका प्रशिक्षण होगा। पूछ लेना आपके आसपास कोई टीचर लगा कोई तारी FLN की कदी हुई कि हुई, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के बारे में कुछ बताया जाता है, भी बच्चों को ऐसे करवाना है, ABL किट के बारे में ये बताना है, वो चीजें बताई जाती। शिक्षक व्यवस्था, प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम न हो, इतना होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो क्षेत्र है वहां 25 पर 1 अध्यापक होना चाहिए, यानी सामान्य क्षेत्र है वहां 30 बच्चे पर 1 अध्यापक हो। अगर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि सब जगह एक जैसा नहीं है, बहुत क्षेत्र अलग अलग पिछड़े हुए, तो वहां आपका अनुपात 25 और 1 टीचर। स्थानीय भाषा के जानकर शिक्षकों को प्राथमिकता देगी, यानी स्थानीय भाषा आनी चाहिए। यहाँ नहीं, ऐसे नहीं कि कहीं दूर का लाके टेक दे, जैसे इसीलिए तो आप तभी कह रहा हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ा करो, आपके अच्छे नंबर बनेंगे ना तो आपके घर के आप आसपास क्षेत्र में आपको स्कूल मिलेगा, यानी नंबरों के हिसाब से स्कूल मिलता है। शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास के माध्यम से प्रशिक्षण होगा। दिव्यांग पर कितना अनुपात है, फिक्स नहीं है अभी, दिव्यांग पर तो इतना ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हालांकि स्कूलों के अंदर दिव्यांग में अब टीचर रखने लगे, लेकिन फिलहाल इतना कुछ नहीं है कि कितनों पर कितना हो सकता है, ठीक है। शिक्षा अब हो सकता है ये सामाजिक आर्थिक, ये तो लगा नहीं मुझे 25:1 है, प्रकार का कोई है नहीं। शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, मैं आपको पहले बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। अब हम सीधा शिक्षा मंत्री, पहले हम क्या कहते थे, मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, देश के प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री। ये क्या हुआ कि 1985 के अंदर जो शिक्षा मंत्री था ना, शिक्षा मंत्री, इस नाम को बदलकर किया मानव संसाधन विकास मंत्री। उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे नरसिम्हा राव बने थे, और अंतिम मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल थे, और उसके बाद में पहले शिक्षा मंत्री भी कौन बने, रमेश पोखरियाल बने।
ठीक है। देश की पहली महिला मानव संसाधन विकास मंत्री भी कौन थी? देश की पहली महिला मानव संसाधन विकास, जानते होंगे, राजनीति का कोई ध्यान रखते होंगे तो मंत्री बनी थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, बाद में इनको हटा दिया गया था, पता है होगा आपको। स्मृति ईरानी को भी मंत्री बनाया था, मानव संसाधन विकास मंत्री, बाद में हटा दिया था, काफी विवाद भी चल रहा था। और ऐसे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। इसके पहले मंत्री कौन बने? कि 1985 में जो शिक्षा मंत्री पद था वो मानव संसाधन विकास मंत्री हो गया, नरसिम्हा राव बने। फिर एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री किया, तो पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल बन गए, और इसमें भी क्या आ गया? रमेश पोखरियाल बन गए। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान मत कर देना, अब यहाँ बनेगा धर्मेंद्र प्रधान। अक्टूबर 2025 भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। ये पर्सन अब वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम कर दिया वो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय कर दिया, और इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी। ये शैक्षिक परिदृश्य आरटी एक्ट आईसीटी टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, आप चाहो तो ले। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका नाम क्या है? ये बहुत गलत, बताइए इसका सही आंसर बताइए। एक सोना ही नीचे अभी, और एक दिन छोड़ के क्लास दूंगा मैं, एक दिन छोड़ के 3rd ग्रेड की क्लास आएगी, तैयार रहना। अपना जो आज क्या वार है, मंडे, बुधवार को क्लास आएगी। अब एक दिन छोड़ के क्लास आएगी, बुधवार को क्लास आएगी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। ये क्लास आएगी, एक दिन में मैटर तैयार कर लेना, एक दिन छोड़ के मैं आपको क्लास दूंगा, ठीक है। बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की क्लास आएगी, तो उत्तर आएगा परख। ये परख, एक है परखर, एक है प्रखर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, बच्चों का मूल्यांकन, मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाए, जिसका नाम क्या है? परख। ठीक है, इस परख को याद रखना बस। ये परखर अलग है, ये पढ़ना और लिखना है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है इसमें। इसमें बच्चे का आंकलन किया जाता है, बोले कहते हैं ना परख ले, कई टाबर ने परख गए देखो थे कितो का बहन की। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का, कि उसने की समीक्षा की जाती है, बच्चे की समीक्षा की जाती है। ठीक है, अब पूरा अगर देखो तो यानी परफॉर्मेंस, बच्चे का मूल्यांकन, उस सिस्टम क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। परख का थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो देख लेना। हाँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, खेल खिलाड़ी वगैरह सब करवाऊंगा, बस आप पढ़ते रहो। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल, ये निपुण भारत अभियान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता ही रहता है, स्कूलों में चलते रहते हैं ये प्रोग्राम, कैसे चले चलते रहते। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक के, कक्षा 3 याद रखना। कौन सा? निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021। सरोज चौधरी नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑर्डर कर दो भाई, नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑर्डर कर दो, या फिर नंबर बता दिए मैंने 80 580 2200, ये बुक के नंबर हैं। स्पेशल बुक ऑर्डर करने के हैं, ओनली व्हाट्सअप करोगे भी, आप व्हाट्सअप करके छोड़ दो, परचेज करके छोड़ दो, अपने आप देख लेंगे। ठीक है, यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल विकसित करना। कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल करना है। इस मिशन को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है।
इसका लक्ष्य 2026-27 तक सभी बच्चों को निपुण बनाना है। ठीक है, इसका लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक है सभी बच्चों को निपुण बनाना है। ठीक है, निपुण का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यानी इसका पूरा नाम बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल विकसित करना निपुण का। अपने राजस्थान में निपुण अभियान है वो चित्तौड़गढ़ में चला भाई। राजस्थान में निपुण चित्तौड़गढ़ में चला। यह मिशन 3 से 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कवर करता। ठीक है, यानी 3 साल, 3 कक्षा 3 तक। मिशन का फोकस भाषा, पठन, लेखन, बुनियादी गणितीय दक्षता पर है। बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय